नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 2 सितंबर 2025, दिन मंगलवार और आज की हिंदी तिथि है दसवीं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आज के दिन का इतिहास जान लेते हैं। आज ही के दिन सन 1966 में लंदन में एक भीषण आग लगी जो 5 दिन तक चली और शहर का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया। आज ही के दिन सन 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ जब जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। आज ही के दिन सन 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की अंतरिम सरकार का गठन हुआ जिसने 15 अगस्त 1947 तक देश का कामकाज संभाला था। आज ही के दिन सन 1969 में एटीएम का आविष्कार न्यूयॉर्क में किया गया जो बैंकिंग के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। तो दोस्तों, ये था आज के दिन का इतिहास। तो चलिए अब जानते हैं आज की देश भर की सबसे बड़ी खबरें। एससीओ समिट में पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात सुर्खियों में रही। मोदी ने भारत रूस संबंधों को विशेष और विशिष्ट बताते हुए ऊर्जा, व्यापार और सुरक्षा पर गहरी बातचीत की। दोनों नेताओं ने भरोसे और दोस्ती के रिश्तों को और मजबूत करने का संकल्प लिया। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई जब दुनिया की नजरें भारत की विदेश नीति पर टिकी हुई हैं। साफ है कि भारत रूस का रिश्ता आने वाले सालों में और ज्यादा अहम होने वाला है। दोस्तों, आम जनता के लिए खुशखबरी है। मोदी सरकार ने 175 से ज्यादा रोजमर्रा के सामानों पर जीएसटी कम करने का प्रस्ताव दिया है। अब शैम्पू, टूथपेस्ट, पाउडर जैसी चीजों पर टैक्स 18% से घटाकर 5% हो सकता है। टीवी और एसी पर भी 28% से घटकर 18% टैक्स लग सकता है। यही नहीं, छोटी हाइब्रिड कारों पर भी राहत मिलेगी। ये फैसला अगर लागू होता है तो घर घर के बजट को बड़ी राहत मिलेगी और आम जनता की जेब हल्की नहीं होगी। पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात से बड़ा संदेश निकला है। दोनों नेताओं ने साफ कहा है कि भारत और चीन प्रतिस्पर्धी नहीं बल्कि साझेदार हैं। उन्होंने मिलकर वैश्विक व्यापार, स्थिरता और आतंकवाद के खिलाफ सहयोग पर जोर दिया। इस मुलाकात से साफ है कि भारत चीन रिश्ते में एक नया दौर शुरू हो सकता है जो एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा। एससीओ समिट में पीएम मोदी ने आतंकवाद पर बेहद सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को लेकर डबल स्टैंडर्ड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। मोदी ने एससीओ को सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी का मंच बताते हुए कहा कि आतंकवाद मानवता के खिलाफ सबसे बड़ा खतरा है। हाल ही में हुए पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए मोदी ने सभी देशों से मिलकर निर्णायक कदम उठाने की अपील की। भारत ने दुनिया को एक बार फिर कड़ा संदेश दिया है। पीएम मोदी के चीन दौरे और एससीओ समिट में भाग लेने का असर सीधे शेयर बाजार पर देखने को मिला। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जैसे कैनिस टेक और डिक्सन टेक के शेयरों में 7% तक की बढ़त दर्ज की गई। निवेशकों का भरोसा है कि मोदी की विदेश नीति से भारतीय उद्योगों को बड़ा फायदा होगा। ये उछाल दिखाता है कि प्रधानमंत्री के दौरे न सिर्फ कूटनीति बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर डालते हैं। एससीओ समिट का सबसे बड़ा आकर्षण रहा भारत रूस चीन त्रिकोण। पीएम मोदी ने पुतिन और शी जिनपिंग दोनों से गर्मजोशी से मुलाकात की। तीनों नेताओं के एक साथ आने से दुनिया को संकेत गया कि एशिया की बड़ी ताकतें अब मिलकर काम करने को तैयार हैं। इस मुलाकात से न सिर्फ सुरक्षा बल्कि ऊर्जा और व्यापार में भी नए अवसर खुल सकते हैं। साफ है कि आने वाले समय में यह त्रिकोण दुनिया की राजनीति में अहम भूमिका निभाएगा। एससीओ समिट के दौरान पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की द्विपक्षीय मुलाकात सुर्खियों में रही। दोनों नेताओं ने आपसी भरोसे और दोस्ती को फिर से दोहराया। मोदी और पुतिन ने वैश्विक शांति और स्थिरता पर साथ काम करने का वादा किया। यह मुलाकात दिखाती है कि भारत रूस का रिश्ता समय की कसौटी पर खरा उतरा है और आने वाले सालों में यह साझेदारी और मजबूत होगी। चीन की यात्रा पूरी करने के बाद पीएम मोदी ने इसे उत्पादक और सफल बताया। उन्होंने एससीओ समिट में आतंकवाद, ऊर्जा, सीमा और व्यापार जैसे मुद्दों पर भारत का स्पष्ट रुख रखा। मोदी ने कहा कि भारत वैश्विक मंचों पर अपनी सक्रिय भूमिका निभाता रहेगा। इस दौरे से साफ हो गया है कि भारत अपनी विदेश नीति में मजबूत और आत्मनिर्भर रुख अपनाए हुए है। एससीओ समिट में जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मौजूद थे तब पीएम मोदी ने आतंकवाद पर दोहरे रवैये की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि कुछ देश आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं और ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। मोदी ने भारत की 3 स्तंभों वाली नीति, निर्णायक कार्रवाई, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और पारदर्शिता को सामने रखते हुए साफ संदेश दिया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगा। एससीओ समिट में पीएम मोदी ने भारत रूस ऊर्जा सहयोग को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका की नाराजगी के बावजूद भारत रूसी तेल खरीदता रहेगा क्योंकि यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। मोदी ने बताया कि भारत रूस की ऊर्जा साझेदारी वैश्विक शांति और समृद्धि के लिए भी अहम है। यह बयान भारत की स्वतंत्र और आत्मनिर्भर विदेश नीति का साफ सबूत है।
आज से देश में नया इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 लागू हो गया है। ये कानून पुराने 4 कानूनों की जगह लेगा और नकली पासपोर्ट या फर्जी दस्तावेजों पर भारी जुर्माना और सख्त सजा होगी। सरकार का कहना है कि इससे भारत की सीमा सुरक्षा और मजबूत होगी और विदेशी नागरिकों की एंट्री पर बेहतर नियंत्रण रहेगा। राष्ट्रपति ने इसे पहले ही मंजूरी दी थी और अब ये एक्ट देश भर में लागू हो चुका है। साफ संदेश है, भारत में अब इमिग्रेशन पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बॉन्ड मार्केट के बड़े खिलाड़ियों से अहम बैठक की। वजह है सरकार का दूसरी छमाही में करीब 6.8 लाख करोड़ रुपए का उधार प्लान। पहले छमाही में यह आंकड़ा 8 लाख करोड़ रहा था। आरबीआई ने बैंकों और डीलरों से राय ली ताकि लंबे समय के बॉन्ड पर बढ़ते ब्याज दर के दबाव को संभाला जा सके। एससीओ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि भारत की ऊर्जा साझेदारी रूस के साथ जारी रहेगी। अमेरिका की नाराजगी और टैरिफ बढ़ाने के बावजूद भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया है। मोदी ने कहा कि रूस से सस्ता तेल मिल रहा है और इससे भारतीय जनता को फायदा हो रहा है। ये बयान चीन में हुई बैठक के दौरान दिया गया और इसका साफ संदेश है, भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। अमेरिका की नीतियों के बावजूद भारत अपनी राह खुद चुनेगा। आज से बड़ी राहत की खबर है, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया ने अपने लोन पर ब्याज दरें घटा दी हैं। यानी अब होम लोन और कार लोन लेने वालों को ईएमआई में थोड़ा आराम मिलेगा। पंजाब नेशनल बैंक ने करीब 15 बेसिस पॉइंट तक की कटौती की है, जबकि बैंक ऑफ इंडिया ने भी 5 से 15 पॉइंट तक ब्याज दर घटाई है। आरबीआई ने रेपो रेट स्थिर रखा था, लेकिन बैंकों ने ग्राहकों को राहत देने का फैसला लिया है। इसका फायदा लाखों कस्टमर्स को मिलेगा और मार्केट में लोन की डिमांड भी बढ़ सकती है। भारत की इकोनॉमी अप्रैल-जून तिमाही में 7.8% की दमदार ग्रोथ लेकर आई, लेकिन शेयर मार्केट के निवेशकों को उम्मीद के मुताबिक फायदा नहीं मिला। टॉप 3000 कंपनियों की कमाई सिर्फ 3.4% रही, जो 7 तिमाही में सबसे कम है। अमेरिका के टैरिफ और प्राइसिंग पावर कमजोर रहने से विदेशी निवेशक भी पीछे हट गए। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच बनने वाला चीता कॉरिडोर प्रोजेक्ट फिलहाल रुक गया है। अधिकारियों का कहना है कि जब तक राज्यों में चीता की संख्या नहीं बढ़ती, तब तक इस प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। ये योजना भारत में चीता संरक्षण के लिए बहुत अहम मानी जा रही थी, लेकिन आबादी कम होने के कारण फिलहाल इसे रोकना पड़ा है। भारत में पहली बार डिजिटल जनगणना 2027 होने जा रही है। सरकार ने इसके लिए करीब 14,600 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। खास बात ये होगी कि लोग मोबाइल ऐप के जरिए खुद अपनी जानकारी भर पाएंगे। जाति समेत कई अहम डेटा इलेक्ट्रॉनिकली इकट्ठा किया जाएगा। ये भारत के लिए एक नया डिजिटल कदम माना जा रहा है। सरकार का दावा है कि इससे जनगणना का काम और तेज व पारदर्शी होगा। आने वाले समय में इसकी तैयारी पूरे देश में शुरू की जाएगी। दोस्तों, बिहार चुनाव 2025 से पहले बड़ी खबर आई है। मायावती ने ऐलान किया है कि बसपा इस बार सभी 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। यूपी में 1 सीट तक सिमटने के बाद यह कदम बेहद अहम माना जा रहा है। मायावती का यह फैसला एनडीए और इंडिया दोनों के लिए सिरदर्द बन सकता है, क्योंकि उनका फोकस दलित और पिछड़े वर्ग के वोट बैंक पर है। बिहार की ड्राफ्ट मतदाता सूची को लेकर बड़ी खबर आई है। अब तक 2 लाख से ज्यादा ऑब्जेक्शन दायर किए जा चुके हैं। इनमें ज्यादातर आपत्तियां उन नामों को हटाने की मांग पर है जो 1 से ज्यादा जगहों पर दर्ज हैं या अब मान्य नहीं है। चुनाव आयोग का कहना है कि यह कदम मतदाता सूची को बिल्कुल साफ और सटीक बनाने के लिए उठाया गया है। यानी आने वाले चुनावों में डुप्लीकेट और फर्जी नाम हटाकर केवल असली वोटर ही शामिल होंगे। यह पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के मुख्य समाचार देखने के लिए हमारे YouTube न्यूज़ चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।